नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। बात करते हैं जीएस के प्लेटफॉर्म की। तो जैसा कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए अभी तक हैं उन सब का कलेक्शन हमारे सर्वोदय इंस्टीट्यूट YouTube प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। जो विद्यार्थी रेगुलर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं वो हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। देखिए, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट जरूर बनेगा। किसी एक पे लक्ष्य केंद्रित करके आगे बढ़िए और मल्टीपल चीजों को अपनी प्राथमिकता में रखिए कि हमें, और इसके अलावा बी ऑप्शन भी हमारा क्या हो सकता है ना। तो ये सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर है, सीधे मुद्दे बात करते हैं। और ये 2022 में हुआ था यूपी ट्रिपल एस सी पेट में, जिनका सबसे हाईएस्ट स्कोर था उसी में ये कुछ तकरीबन हमें लग रहा है 80-90 के आसपास पोस्टें थी। 80-90 ऐसी कुछ पोस्ट रही, मुझे एग्जैक्ट पोस्ट नहीं याद है। 100 से कम पोस्ट थी, तो उसी में पेपर हुआ था। ये 100 क्वेश्चन थे, 2 घंटे थे इसमें। और इसमें आप समझ लीजिए कि मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, थोड़ा बहुत सबका कॉम्बिनेशन भरा हुआ है। मैथ तो आती आती, जीएस का रोल तो 50% होता ही होता है। कुछ इंग्लिश टू ट्रांसलेशन का भी रहता है, हिंदी तो आएगी, मैथ तो आएगी, बट पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इसमें आप देखेंगे मेरे साथ हिस्ट्री कैसी आई, पॉलिटी, जैसे इकोनॉमी के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। हिस्ट्री कैसी आई, पॉलिटी कैसी आई, ज्योग्राफी कैसी आई, जनरल साइंस कैसी आई ना, ये 4 तो मेन इंपॉर्टेंट होगा। इकोनॉमी थोड़ी कम रहती है। तो यही पूरा पेपर अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। और जो विद्यार्थी पुलिस या एसआई को फोकस कर रहे हैं उनके लिए मैं पॉलिटी स्पेशल बैच एक स्टार्ट करने वाला हूं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ऐसा नहीं कि कोई बैच हो रहा तो उसका चार्ज लेंगे। लेकिन पॉलिटी के मैं सोच रहा हूं जितने भी पुराने पेपर हैं उन सबके मैं पर डे 20 क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व कराऊंगा तो डिस्कशन करके उनको 40 कर देंगे। जैसे यहां भी अगर हम डिस्कशन करना चाहें तो बहुत पेपर लेंदी कर सकते हैं हम। मान के चलिए पेपर ये आधा घंटे में सॉल्व हो जाएगा, इसको 1.5 घंटे खींच ले जाए, बट ऐसा करने कोई फायदा नहीं, क्योंकि विद्यार्थी सीधा सीधा आंसर देखना चाहता है। क्वेश्चन क्या था, उसे क्या आता है, इस पर फोकस करना चाहता। तो वह मैं वही करना चाह रहा हूं। इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, बताइएगा कैसा आपका रिव्यू रहा, कैसा फीडबैक आया। जितना ओल्ड पेपर से अपने आप को इंप्रूवमेंट करेंगे उतना आप प्रैक्टिस सेट से इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। जिंदगी ध्यान रखो, प्रैक्टिस सेट भी अच्छे होते हैं बट जरूरी नहीं कि उसने डायरेक्शन फॉलो ही किया हो। तो या तो कोई ऐसा बनाने वाला हो जो पेपर के हूबहू पैटर्न पे काम कर रहा हो। तो सबको तो जल्दबाजी है, सबको तो गूगल से कट पेस्ट यहां वहां करके मानना रहता है, तो समय तो जाएगा ना। हमें वही कोई चीज करने में बहुत समय अब लगता है, तो मैं अकेले करता हूं भाई, कई लोग टीम में मिलकर काम कर लेते हैं। तो अपने जीएस पे पूरा फोकस है। आ जाइए बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी। और ये जो पेपर है ये सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर है, ध्यान रखेंगे इसका बात का ना। चलिए यहां मेंशन कर देते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022। और ये जो एग्जाम है ये एग्जाम सप्लाई इंस्पेक्टर का है। सप्लाई इंस्पेक्टर यानी आपूर्ति निरीक्षक। देखा होगा राशन वासन की शॉप होती है, उन पर ये सप्लाई इंस्पेक्टर के अंडर में बहुत सारे कोटे की शॉप होती है, उसी पर ये निरीक्षण करते हैं। राज्य सरकार के अधीन इनकी जॉब होती है। और बाकी जैसा भी है सप्लाई इंस्पेक्टर भी एक अपने आप में सिविलियन के तौर पे काम करते हैं, जानते हैं। चलिए, ये पेपर 100 क्वेश्चन है, इनको जल्दी से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसमें कहीं कोई व्याख्या कुछ देने का ऐसी नीड नहीं है। किसी को अपनी बात कहनी जोड़नी है वो चेक कर लेगा, वो अपने आप को चेक करेगा कि 100 क्वेश्चन में से हम कितने कर पाते। बहुतों को मैथ नहीं आती, कुछ को इंग्लिश नहीं आती, कुछ को रीजनिंग नहीं आती, कुछ को जीएस नहीं आता। कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी को आता ही नहीं है। जिस दिन सब कुछ आ जाएगा उस दिन सब कुछ आपके पक्ष में हो जाएगा, ठीक। आइए, सबसे पहले हिस्ट्री क्वेश्चन है। 1875 के अलीगढ़ आंदोलन में किसका नाम जुड़ा है? तो इसमें सीधा मतलब है सर सैयद अहमद खान ना, ध्यान रखेंगे। इन्होंने ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो आगे चलकर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद नंबर 2, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? इसका आंसर चौथी है। इसका हमारा एक ट्रिक है RVPK AK MSMV, ये ट्रिक है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर, ठीक है। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। कनिष्क को देखिए पूछा गया, आ गया ना आपके सामने, ठीक है। फिर M से महाकश्यप, S से सबाकामी, M से मोगलीपुत्तिस और V से वसुमित्र ना। तो ये ध्यान रखेंगे, बस इतना ही हमको आपके लिए बताना पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 हो गए। इसके बाद थर्ड और फोर्थ पे आ जाइए और इसको समझ लिए ध्यान से। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, बाइलिंगुअल है, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई बच्चा अगर इन केस इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश में सॉल्व कर लेगा। किस राजा के यानी प्रशासन में अष्ट प्रधान मंत्रिपरिषद पाई जाती थी? इसका एक ही आंसर है शिवाजी। कुछ किसी विद्यार्थी का है, उसने आंसर दिए हैं, शायद सही भी हो।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था ये आपका। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या है हमारा? कह रहे निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों का सही ढंग से नहीं बताया गया है, यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स आर द मेन अपोनेंट्स नॉट करेक्टली स्टेट। तो इसमें ध्यान रखिए, पानीपत की पहली जो लड़ाई है वो सही है। पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान और मराठाओं के बीच में थोड़ी हुई है, वो तो हेमू ना, हेमू मतलब विक्रमादित्य और बैरम खान, या आप उसको अकबर कह सकते हो, उसी की देखरेख में हुआ है। तो ये वाला गलत है, बाकी ये सही है। अब आपको ये बता देना है, जो भी विद्यार्थी पढ़ेगा, कि ये जो पानीपत की तीनों लड़ाई कब हुई, ठीक है, ये बता देना। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ ये बता देना, बाकी वो सही लिखा है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में नहीं हुआ था, ये एक्चुअली मान सिंह के बीच में हुआ था ना, उसी का सेनापति था मान सिंह। क्या बढ़िया फिलॉसफी थी अकबर की, दो ठाकुरों को आपस में भिड़वा दिया, अपना दूर से रखा, आराम से रहे ना। चलिए इसके बाद देखेंगे पॉइंट, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? ये सब विद्यार्थी जानते होंगे, चौरा चौरी घटना के कारण, ठीक है। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा हुआ? चंपारण सत्याग्रह। बहुत कम टाइम लेंगे, अब बिल्कुल कोई डिस्कशन नहीं, सीधे टू द पॉइंट क्वेश्चन और आंसर। आप ट्राई कर लेना आराम से ना, कितना आपको आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए वो अभी तक, देखिए यहां तक ये जो सातों क्वेश्चन है, ये सातों क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं। तो आप इसमें चेक कर लेना कितनी मॉडर्न हिस्ट्री आई, कितनी मेडिवल आई, कितनी एंशियंट आई। 7 क्वेश्चन हिस्ट्री के हो गए। अब आइए आप पॉलिटी की बात करिए। देखिए पॉलिटी कितने क्वेश्चन है? पॉलिटी क्वेश्चन 8 से स्टार्ट है, ये भी तकरीबन हमें लगता है 7-8 से कम नहीं होंगे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, और जब मुख्य न्यायाधीश बनते हैं तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। बस इस्तीफा देने में कहानी थोड़ी अलग सी है। तो जो बच्चे पॉलिटी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, पॉलिटी वाले को देख लेंगे। भारत के संविधान में अनुसूचियां कितनी है? प्रेजेंट में तो 12 है, मूल संविधान में 8 थी। चलो ये भी हो गया, कर ले जाएंगे सभी लोग। भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसको इंग्लिश में देख लो, प्रियम्बल कहते हैं। हिंदी हो तो आपको समझ में ना आए। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 25 ईयर्स है। ये ऑलरेडी हमने इतना बढ़िया पॉलिटिक्स समझा रखा है, हम क्या कई लोग समझा रखे होंगे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए ना। इसके बाद 11 क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर देखो क्या कह रहा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत क्या है? सबको पता है अमेरिका है। फंडामेंटल राइट कहां से लिए गए? अमेरिका संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 भी वही होगा। 11 के बाद 12 हो गया, तो फिर 13 यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 7 क्वेश्चन वो हो गए और 13 यहां से पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहां से लिए गए? फ्रांसीसी संविधान से लिए गए। हमने इसका ट्रिक आपको मतलब बना रखा है पॉलिटी में, LEF, ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। चलो निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? सबसे छोटा लिखित संविधान नहीं है अपने देश का, सबसे बड़ा लिखित संविधान, ठीक है। चलिए 14 क्वेश्चन हो गए। 15 क्वेश्चन देखिए, यानी पॉलिटी क्वेश्चन की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। चलिए आइए क्या कह रहे हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? अनुच्छेद 243 के तहत दिया गया। आप थोड़ा देख लीजिएगा, और अगर वैसे भी क्वेश्चन का आंसर तो मैंने दे ही दिया है, क्योंकि टाइम नहीं दे रहे हैं, तो एक बार आपको हल्का सा नजर तो पड़ेगा, फिर तुरंत हमारा आंसर आ जा रहा ना। इसके बाद तो देखिए अब 7 वो क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन पॉलिटिक हो गए। 9 क्वेश्चन किसी एग्जाम में पॉलिटी की बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए जिसकी बढ़िया पॉलिटी होगी उसने 9 के 9 कर दिए, जिसकी हिस्ट्री अच्छी होगी 7 के 7 कर दिए। 16 क्वेश्चन तो ये हो गए। आइए कभी कभी कुछ स्टैटिक जीके, एनवायरमेंट, जीके स्पेशल, ये सब भी तो आता है। भले एक ही क्वेश्चन आए बट आया ना। देखो यहाँ आओ, अब यहां पर क्या करना है, देखो अभी और क्वेश्चन पॉलिटिक आएंगे, देखना। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये देहरादून में है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है कई बार एग्जाम में आ चुका है ना। फिर क्या है, भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमी का है, और आप देखिए इकोनॉमी का क्वेश्चन कैसा पेपर आया है, इकोनॉमी। और इकोनॉमी का सबसे आसान क्वेश्चन है, इसे कोई भी विद्यार्थी कभी भी कर देगा।
ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च। हमारे यहां ध्यान रखेंगे सिर्फ एक आरबीआई है और एक एग्रीकल्चर है, दो हमारे यहां ऐसे हैं जिनका फाइनेंशियल ईयर जुलाई से जून होता है, जुलाई से जून होता है, इसको मत भूलिएगा। और एग्रीकल्चर जो गणना करते हैं वो हम लोग 5 वर्ष पे करते हैं, इसको मत भूलिएगा ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। कृषि गणना कितने वर्ष के अंतराल पे होती है, ये ध्यान रखेंगे ना। चलिए, तो यहां तक हो गया। इसके बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण देखिए, ये भी क्वेश्चन कैसा आ गया, ये भी क्वेश्चन पॉलिटी का आ गया। तो 10 क्वेश्चन हो गए, बड़ा सिंपल सा पूछा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। अब इतना तो हम बोलते हैं, इस बीच में अपना आंसर आप दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 32 में बताया गया है ना कि न्याय के झरने हैं, 5 रेट की बात कही गई है ना। तो ध्यान रखेंगे, इसका सुप्रीम कोर्ट ही संरक्षण करता है ना, इसीलिए भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको संविधान का हार्ट एंड सोल का आर्टिकल 32 को। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ये भी थोड़ा मौका हम देते हैं ताकि आप इस क्वेश्चन को कर पाओ। 20 और 21 में ना, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी, ठीक है, और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं, ठीक है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस टू भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर ज्वाइन टू फ्रॉम गंगा रिवर। इसका आंसर देवप्रयाग होगा, ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कम से कम 10 बार आया होगा, इसका एक ही आंसर है कर्नाटक, ठीक है, बांदीपुर, ठीक है। चलिए, 21 क्वेश्चन हो गए अभी आपकी, ये सब सारा आपका स्टैटिक जीके करंट अफेयर का ही पार्ट है। अब आ जाइए, आपकी मुलाकात करवाते हैं साइंस से ना। अब इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है, इसकी बात करेंगे। तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन इसका राइट आंसर होगा। बस हम साइंस और ज्योग्राफी में व्याख्या नहीं करते, क्योंकि सीधा टू द पॉइंट आंसर ही ले लो आप। फिर इसमें लिखा है कि किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता, तो ये तो सबको पता है, ओ ही होगा, ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ। इसके अलावा क्या है, हाँ, एक क्वेश्चन और आया है, देखिए इकोनॉमी के 2 क्वेश्चन आ गए, एक फाइनेंशियल ईयर वाला था और ये भी क्वेश्चन आपका इकोनॉमी का ही है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीतियां बनाती है, तो इसका एक ही आंसर हो जाएगा आरबीआई, या मौद्रिक एमपीसी कह सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अध्यक्षता कौन करता है, तो भी आरबीआई इसका आंसर सही हो जाएगा हर हाल में ना। चलिए, इसके बाद क्या अगला पॉइंट हो जाएगा, पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा होता है, ये है क्वेश्चन, ये पुंकेसर हो जाएगा ना। विच ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, पुंकेसर यानी स्टेमन। त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, अधिचर्म, ठीक है, उपकला, अधिकेंद्र, एपिटोम। ये क्वेश्चन तो लगता है अभी कुछ पेट में भी ऐसा आया था, अधिचर्म, एपिडर्मिस ना, ये सही हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आगे के क्वेश्चन देखिए। अभी तक 26 क्वेश्चन आपने जो किए वो जीएस के किए, अभी भी जीएस चल रहा है, अभी भी जीएस, स्टैटिक जीके, गवर्नमेंट स्कीम, ये सब क्या होंगी, चलती रहेंगी ना। चलिए आगे आइए, कह रहे धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती है, धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस योजना का नाम बताइए जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी रवाना किया गया है, भारत गौरव योजना। ध्यान रखेंगे, क्या नाम है, भारत गौरव योजना, ठीक, ये मामला है ना। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठता योजना शुरू की है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री इज द राइट आंसर ना, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है नंबर 30। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान टीएलसी शुरू किया गया, दैट मींस केरला, ठीक है। अभी देखा होगा हाल ही में सबसे टॉप पे मिजोरम आ गया है लिटरेसी में, अभी हमने करंट में पढ़ा रखा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत, आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और के कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है, तो इसका राइट आंसर मेरे पास जो है बीजापुर है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन में क्या है, भारत ने कम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल्स का सफलता परीक्षण किया है, इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, कम दूरी का है तो पृथ्वी वन को ही लगाइए, ठीक है। इसके अलावा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी में 5.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है। अब आप सब लोग जानते हो कि इसमें भारत के साथ ना, तो भारत के साथ बनती तो खैर सबकी है,
ठीक है, इसमें किसकी तरफ जा सकते हैं हम लोग, कौन हमारा आंसर हो सकता है राइट ना। तो वैसे इसमें हमें लग रहा है कुछ, इसमें शायद कुछ आंसर में कुछ मिस्टेक शायद हुआ है। अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है महत्वपूर्ण खनिज निवेश, तो इसमें वैसे तो आंसर अभी मेरे अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया ना, तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ी भी हो। अमेरिका से नहीं, ऑस्ट्रेलिया के साथ पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलिए। इसके अलावा दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश ने विकसित किया, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार है और रिपीटेड है। और इसमें इन दोनों को तो छोड़ ही दो, इन दो पे विचार कर सकते हैं, बट यूएसए इज द राइट आंसर ना। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ये सब कर ले जाएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित, ये सबको पता, चित्रकूट में। अभी भी जीवित हैं, यही इसके फाउंडर हैं स्वामी राम भद्राचार्य जी। अभी इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है संस्कृत भाषा के लिए। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास में शुरू किया गया था, ग्रामीण विकास में सबके सब कार्यक्रम हैं, तो ये सभी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, इसको भी कर लेंगे आप लोग। 37 क्वेश्चन क्या है कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था, तो ये अशोक दलवाई समिति है। भारत के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की इनकम को हम दोगुना कर देंगे। हालांकि इनकम दोगुनी हो तो नहीं पाई, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कुछ हद तक लक्ष्य हासिल होने कंडीशन में है। कई फसलों का एमएसपी बढ़ा दिया गया, जिससे किसानों की थोड़ी तो स्थिति सही हुई होगी, बट ज्यादा मैं फार्मर तो हूं नहीं, तो उसके बारे में इंटरनल मैं नहीं बोल सकता क्या स्थिति है, मेरा काम पढ़ा देना है। निम्नलिखित में से कौन पूरा योजना संबंधित है, पूरा कलाम जी के द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी 2003 में, PURA, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। इसका एक ही आंसर सही है, ए, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, 2003 कलाम साहब। फुल फॉर्म पता है तो भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, ये सब लोग जानते हैं, आंख बंद करके लगाएंगे तो कांच की चूड़ियां हैं, इसी को सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं। ये तो कह रहे एक मैथ वाला क्वेश्चन है, इसका खाली आंसर ले लीजिए और क्या करना है आपको, इसमें कुछ और तो मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो आंसर इस बच्चे का सही है, डी वाला। ठीक है, 11 13/12 ये सही हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आपका मैथ वाला पोर्शन भी सही हो जाएगा इसी बहाने। ठीक है, चलो ये तो कर ले जाओगे। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है, तो इसमें कथक है, 8 है क्लासिकल डांसेस भारत में ना, उसमें से एक कथक भी उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन कौन सी हैं, तो रबी खरीफ जायद को पढ़ के जाया करो बच्चा, अक्सर इससे क्वेश्चन ज्योग्राफिकल बेस आता है। रबी की फसल कौन है, खरीफ फसल कौन है, जायद की फसलें तो खैर अभी आप लोग खाए रहे, ककड़ी खरबूज तरबूज वगैरह, तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा ना। चलिए एक बार चेक करिएगा, सब लोग कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोगों के। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी स्वर्ण मंडी ये कहाँ मिलेगी, मेरठ। तो प्रमुख भाषण बाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो मेरठ इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर मैथ शुरू हो गई है, तो सीधे मैथ के तो आंसर ही ले लो आप। ठीक है, 44 वाले में ठीक है, 4/7 इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 4/7 जैसे सॉल्व करते हो। ठीक है, फिर इसमें क्या है, इसमें एक सेकंड एक घंटे का कितना परसेंट होगा, तो ये वाला हो जाएगा 0.0027 हो जाएगा, 3 टाइम 0। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे आप लोग। 46 वाले का भी आंसर ही कर लीजिए आप, 28 इज द राइट आंसर, सही है बच्चे का। एक परीक्षा में 7%, 70% विद्यार्थी अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण, 80% अभ्यर्थी तर्क में उत्तीर्ण, ये सब रीजनिंग या मैथ का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। चलो ठीक, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 48 और 49 का भी ये भी सॉल्व कर लीजिएगा कि 10 और 40 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करिए, संख्या लिखिए फिर उनका औसत निकालिए। 22.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फिर हल कीजिए, एक सोल्यूशन है पॉइंट वाइज, ये भी सॉल्व करेंगे तो ये भी आपसे हो जाएगा, 0.33 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 50 की। अब ये एक पैराग्राफ है मैथमेटिक्स का, इसमें 50 से 52 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर लेंगे।
इसका भी आंसर ही ले लीजिए, आप चार्ट देखिएगा और फिर ट्राई करिएगा, ठीक है, क्या सही है। तो मतलब कहने का 50 का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो 50 का आंसर 32 है, बिल्कुल सही है इस बच्चे का, यही सॉल्व करने पर आना चाहिए आपका भी। इसके बाद 51 52 इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो 51 का आंसर क्या है, 51 का आंसर 29% है, ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद ये आंसर 44 है, सब सॉल्व कर लीजिएगा चार्ट देख के, इग्नोर मत करिएगा। कभी कभी आप नेट का पेपर दीजिए, देखिए उसमें चार्ट आता है, पेट के जो प्रीलिम देंगे उसमें चार्ट आता है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है, इनमें क्या विचार है आपका। 53, ठीक है, मेरा तो कोई कंप्यूटर ऐसा विषय नहीं है, फिर भी चूंकि मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूं तो आंसर तो मैं दूंगा ही दूंगा। F2 इज द राइट आंसर। दस्तावेज का प्रिंट लेने से पहले एक प्रमुख कदम है, वो कदम क्या हो सकता है। बी और सी दोनों कदम है, पेपर सेटिंग करना, डॉक्यूमेंट को प्रिंट यानी प्रिंट प्रीव्यू देना। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कर ले जाएंगे आप। MS वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अप एरो, लेफ्ट एरो, डाउन एरो, राइट एरो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, राइट एरो ना। स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका क्या है, इसका आसान तरीका फंक्शंस। चलिए 56 क्वेश्चन हो गए, 57 पे आ जाइए, शॉर्टकट की बताना है। कह रहे हैं कि पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल के। चलिए बी इज द राइट आंसर। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 58 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपके हिस्ट्री का है, तो हिस्ट्री क्वेश्चन 7 आए थे तो 8 हो गए, ज्योग्राफिक और हिस्ट्री पॉलिटिक क्वेश्चन तो 11-12 हो गए होंगे ना। चलिए, नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। इसमें एक ही व्यक्ति हो सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य साहब की बड़ी सारी पॉलिसी थी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये 8वां क्वेश्चन हो गया, ये 9वां क्वेश्चन हो गया आपका। 9वां क्या, 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे पूरे पूरे। चलिए आ जाइए, ये क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ, ये नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, ठीक है। राजा कनिष्क के शासनकाल में के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए क्या था, राजा कनिष्क। तो कनिष्क के टाइम पे क्या हो जाएगा, चरक, ठीक है। चरक के साथ ये जो पतंजलि है, ये सुंग वंश के हैं ना, यानी मतलब कहने पुष्यमित्र सुंग के पुरोहित है, राज पुरोहित और गुरु हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके 10-11 क्वेश्चन हिस्ट्री के हो गए, ट्राई कर लीजिएगा एक बार। आगे क्वेश्चन देखिए 61, एक पत्र में विषय, एक पत्र में विषय डॉट डॉट तुरंत लिखा जाता है, अभिवादन से पहले आपको, अभिवादन से पहले आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, अभिवादन से पहले ना विषय, जैसे आप जब किसी को कोई एप्लीकेशन लिखते हो तो देखा होगा सब्जेक्ट लिखना रहता है, अभिवादन से पहले टू द डियर सर मैडम, इस तरीके से ना, तो उसको पहले से विषय लिखा जाएगा। आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए नियमित छुट्टी का अनुदान क्या हो सकता है, सूचना, मिनट्स, कार्यालय आदेश, प्रस्ताव। इसका क्या सही होगा, तो कार्यालय आदेश। ये समीक्षा अधिकारी के मेंस वगैरह थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 63 और 64 आ जाइए। कह रहे हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं लोग कि केंद्र सरकार में अधिकारी संचार के लिए निम्नलिखित संचार के कितने रूपों का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर 11 सही है, ठीक है। केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किया जाने वाला अभिवादन क्या होता है, सर और मैडम। प्रिय सर मैडम नहीं, सर और मैडम, पता नहीं ही है कि सी। क्वेश्चन नंबर 65, चलिए इसको बताइए। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए आइए, ये सब है, सॉरी स्त्रीलिंग है, कुंडली है खाली, ठीक, ये सब नहीं है, सॉरी, ठीक है। वचन है, प्रहार है, सर्प है, ये पुरलिंग है, वो स्त्रीलिंग है। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ है बढ़ा चढ़ा कर कहना। लोग कहते नहीं इसने अपनी बात को खूब नमक मिर्च लगा कर दिया, ज्यादा बढ़ा दिया। सावन हरे न भादो सूखे, एक समान रहना ना। जिससे जिसने ऋण जो है ऋण चुका दिया हो,
इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए, तो ये हो जाएगा उरण हो जाएगा ना, यानी बी सही हो जाएगा, उरण। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये जाना है, तो शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, ये सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से दिन शब्द का श्रुति सम भिन्नार्थमक शब्द कौन है, तो ये राइट आंसर दीन हो जाएगा। निरक्षर का सबको पता है साक्षरी होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं करना है, बहुत कुछ चीजें आसान रहती तो फटाक हो जाती। आंख शब्द का पर्यायवाची लोचन पढ़ रखा बचपन में। सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, सत्य प्लस अर्थी, ये ध्यान रखेंगे, सत्य प्लस अर्थी। और अब आ जाइए 74 क्वेश्चन, भी 5 मिनट में हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए, क्या होगा। ये एक आपको पढ़ना है, जैसे कोई इंग्लिश लिखी तो उसकी हिंदी क्या बनेगी ना, करे चूज द, अच्छा इसमें नहीं नहीं, इसमें ये करना है, हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए ना। लिखा है द करेक्टेड कॉपी इज पुट अप फॉर द सिग्नेचर, संशोधित प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है, बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे ये इसकी इंग्लिश है, ये उसकी हिंदी हो जाएगी ना, थोड़ा इंग्लिश को भी ट्राई कर लीजिए। निम्नलिखित में से विकल्पों में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। एडवर्टीजमेंट फॉर द सेम इज रिलीज्ड एज मंडे, ठीक है, सोमवार को जारी किया गया है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट ना, तो बिल्कुल सही है, इसके लिए विज्ञापन सोमवार को जारी किया गया, बी इज द राइट आंसर। यानी कृपण तथा कृपाण शब्दों में क्रमशः अर्थ बताइए, तो एक का अर्थ होता है कंजूस, एक का होता है कटार या तलवार, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए, ठीक है। चलो आ जाओ, इसको भी ट्राई कर लो। कह रहे हेल्दी माइंड लाइव्स इन हेल्दी बॉडी, स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रहता है, बिल्कुल सही है, बी, बी इज द राइट आंसर। कर लेना ट्रांसलेट। निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। अथेंटिकेशन का मतलब ही होता है प्रमाणीकरण, सर्टिफाइड कर देना। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। इट इज कम्युनिकेटेड थ्रू नोटिफिकेशन, ये अधिसूचना के माध्यम से संसूचित किया जाता है, ठीक है। यह विज्ञप्ति कम्युनिकेटेड है ना, तो अधिसूचना के माध्यम से, परिपत्र के माध्यम से ना, इट इज कम्युनिकेटेड थ्रू नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का मतलब किससे हो जाएगा इसमें, नोटिफिकेशन ना, ये सूचना के माध्यम से किया जाता है, इट इज कम्युनिकेटेड, ठीक है, नोटिफिकेशन विज्ञप्ति सूचना, ठीक है, तो ए के साथ जाइए ना। इसके बाद है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए सही अंग्रेजी अनुवाद का चयन कीजिए। फिर भी कोई अगर ऐसा लगता है कि आपका आंसर कुछ अलग है, तो प्लीज कमेंट करिएगा कि आपका आंसर क्या है, हो सकता है कहीं किसी से कोई मिस्टेक हो रहा हो। देखिए आंसर की तो हमेशा आयोग की ही सही मानी जाती है, और कभी कभी देखिए आप लोग आयोग की आंसर की से भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, कहते सर ये नहीं सही है, फिर भी एक दो क्वेश्चन में हो जाता है कुछ ना कुछ। हालांकि पेपर का ढंग से बनाए, सही ऑप्शन दे, तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। देखिए यूपीएससी में नहीं आता, एनडीए सीडीएस में नहीं आता, बैंकिंग में नहीं आता, वो कुछ एग्जाम ऐसे हैं जहां पर इस प्रकार की कंडीशन खड़ी हो जाती है ना। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द ऑफिशियल लेटर्स आर सपोर्टेड बी फाइन ब्लेंड ऑफ करेक्शंस, ठीक है, यानी करेक्टनेस, कॉन्सियसनेस एंड क्लैरिटी इन ऑल एस्पेक्ट, ये सही हो जाएगा, ए, 80 का ए। 81 वाले को देख लो। निम्नलिखित विकल्पों से दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का चयन कीजिए ना। वह जानकारी को गोपनीय रखने के लिए लिखे गए, दे आर नॉट, गलत, दे आर रिटेन टू कीप इन्फॉर्म नॉन कॉन्फिडेंशियल, इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, तो इसमें आप सी के साथ जाइए ना, सी सही हो जाएगा, दे आर रिटेन टू द कीप द इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, नॉन कॉन्फिडेंशियल नहीं, गोपनीय रखना है, छिपाना है, बताना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 देख लो, ये क्या कह रहा है, काफी इंग्लिश वाले पॉइंट आए हैं। सरकारी एजेंसियों के लिए प्रचार पत्राचार कोई मामूली बात नहीं है, करेस्पॉन्डेंस इज नो माइनर मैटर फॉर नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। 82 में क्या सही हो जाएगा,
करस्पॉन्डेंस इज नो माइनर मैटर फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज, डी इज द राइट आंसर ना, ध्यान रखेंगे। 83 वाले पाओ, इसको ट्राई करो। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में सही दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का चयन कीजिए। पत्राचार सरकारों और ग्राहकों के बीच बातचीत के प्रमुख बिंदुओं में से एक है। तो करेस्पॉन्डेंस इज नॉट वन ऑफ द, नॉट का कोई मतलब नहीं है, इज वन ऑफ द की पॉइंट रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड कस्टमर्स ना। 83, तो 83 में सी देखो, करेस्पॉन्डेंस इज वन ऑफ द की पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड कस्टमर्स, ये सी की तरफ जाइए, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित विकल्पों में से सही दिए गए अंग्रेजी अनुवाद का चयन कीजिए। पत्राचार एक उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव बना या बिगाड़ सकता है। ठीक है, करेस्पॉन्डेंस कैन मेक और ब्रेक एन एक्सीलेंट कस्टमर एक्सपीरियंस। उत्कृष्ट है तो इसमें जा सकते हैं 84 वाले में, 84 का सी सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है 85 से 89। ये एक पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ना है आपको, एक आर्टिकल दिया गया है, इसको पढ़िए और इसके आधार पे इसके आंसर को लगाइए, सॉल्व करिए। 85 से 89 मतलब 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, वैसे भी आप थोड़ी साइकोलॉजिकली पढ़िए तो भी कर ले जाओगे। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि भारत में सोशल मीडिया इतना लोकप्रिय क्यों हो रहा, आपकी दृष्टि में इसका प्रमुख कारण क्या है, ये बताना है। ठीक है, तो किसके तरफ जा सकते हैं, जिसमें लंबा चौड़ा विचार दिया गया है उसकी तरफ। ठीक है, सही बात है, इसी तरफ जाओ। इंटरेक्शन, लाइव चैट, स्टैट अपडेशन, इमेज वीडियो शेयरिंग जैसे कुछ महत्वपूर्ण पहलू कारण इसकी लोकप्रियता बढ़ गई है। मनोरंजन के साथ साथ कमाई के अवसर भी दे रहा है। सही बात है, कमाई तो लोग दे ही रहा है, सुविधाएं लोगों को बहुत सारी मिल गई ना, सबको सोशल मीडिया से हर प्रकार की जानकारी। यदि उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर सोशल मीडिया के विषय में आपकी दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोपयुक्त है ना, इसमें बताइए क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 वाले में ना, एक बार आप लोग भी ट्राई करिएगा। सोशल मीडिया जीवन के लगभग सही पहलुओं को प्रभावित करता है। ये मनोरंजन के साथ साथ कमाई के अवसर भी देता है। समय के बदलाव के साथ हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। बात भी सही है, आजकल देखा होगा बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, बूढ़े बच्चे, मध्यम बच्चे, हर प्रकार के बच्चे ना, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, महिला बच्चा, ऐसे कई कैटेगरी में जो लोग रहते हैं और सब लोगों ने एक्सेप्ट ही कर लिया है। आज के टाइम में देखिए सर, अब नोकिया वगैरह फोन कहाँ मिलते हैं, सारे स्मार्टफोन आ गए, कीपैड वाले सारे फोन बंद हो गए। किसी घर में है भी तो वो सिर्फ चार्जिंग के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, छोटा सा पॉकेट लगा दिया फोन कॉल के लिए। ठीक, बाकी कोई काम तो हो नहीं रहा उसमें। चलिए 86 के बाद क्वेश्चन नंबर आएगा 87, इसको बताइए। बड़े बड़े क्वेश्चन। आपकी दृष्टि में सोशल मीडिया के सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव कौन से हो सकते हैं, सबसे प्रबल तक चुनिए। सोशल मीडिया सत्य और सत्य में भेद नहीं कर पाता, नहीं करता तो है। आतंकवादी और अन्य जो है मतलब सोशल मीडिया लोग छोटी सी भूल और लालच करके बैंक चाहिए, पर सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया में झगड़ा हुआ है जिसके इस परिवारों में विघटन, पति पत्नी, ये सही है, ये वाला सही पॉइंट। डी वाले तरफ जाओ, ये सब हो भी रहा आजकल। आजकल आप लोग गौर करके देखिए, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा समाज में क्या चल रहा है। आपने कभी गौर किया होगा, तुम चला कोई यहाँ भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा। भागने की जो टर्म एंड कंडीशन है वो कितनी चेंज हो गई। कोई एज फैक्टर का मतलब ही नहीं है। कर्मकांड इतनी ज्यादा बढ़ गए, लोग परेशान है, भयभीत है, ये सब चल क्या रहा। तो थोड़ा सा तो ये होता है ना। चलिए इसको अपने मन से करिएगा, ये कर ले जाओगे। इसके लिए पैराग्राफ कोई नीडे नहीं, आपकी सिर्फ समझ का मतलब है। आपकी दृष्टि से विज्ञापनों के लिए सोशल मीडिया का अनोखा जरिया कैसे बन गया, सबसे सबल तर्क दीजिए ना, ये बता रहा। तो आज भारत विश्व भर की कंपनियां नए कर्मचारियों की सफलता खोजने के लिए लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, सही बात है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, ट्विटर है, इन सबके माध्यम से देखिए आपको जॉब के ऑफर नहीं मिल जाते हैं, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कोई नौकरी आई, किसी ने फेसबुक डाल दिया, उसमें सैकड़ों लोगों ने कर दिया अप्लाई। क्वेश्चन नंबर 89, चलो इसको बताओ। आपकी दृष्टि में कॉलेजों में छात्रों को पढ़ाई के साथ मोबाइल साथ में रखने की अनुमति देना कहां तक उचित है, ये आप किस विकल्प में देखेंगे, ये बताना है क्वेश्चन ना। ठीक है, चलिए आइए। तो अब समय में मतलब बदलाव आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल साथ में रखे जाने से अनेक उपद्रवी छात्र भौतिक रूप से कक्षा में होते हुए मानसिक रूप से कक्षा में नहीं रहेंगे, ये बात सही। क्लास में मोबाइल नहीं होना चाहिए। ट्यूशन कोचिंग जाने वाले बच्चों मोबाइल, क्योंकि मोबाइल मैंने खुद क्लास में पढ़ाते हुए देखा, जब मोबाइल हाथ में होगा पढ़ेंगे नहीं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं।
तो पढ़ाई के दौरान थोड़ा मोबाइल से दूरी होनी चाहिए, तो डी की तरफ जाएं, डी सही हो जाएगा। चलो, इसके बाद आपका पैराग्राफ फिनिश है, फिर लग रहा है एक पैराग्राफ और आ गया है। कह रहे हैं अनुच्छेद को पढ़िए और फिर 90 से 94 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन पैराग्राफ वाले सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लीजिएगा आराम से आप लोग। फिर पैराग्राफ आ गया ना, निम्न ऊपर अनुच्छेद के आधार पर अपना हिम्मत बताएं कि आज हम संतुष्ट और सुखी क्यों हैं। सुखी क्यों नहीं है भाई, क्यों है नहीं, क्यों नहीं है ये बताना है आपको। चलिए भाई, इसमें आप ए की तरफ जाओ। आज हम अपने जीवन जीने कला भूल चुके हैं और जीवन की दौड़ बिछड़ जाने का डर हमें सुख और संतुष्टि से दूर कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 91 को ट्राई करो। ठीक है, योग, व्यायाम और मैदान के खेलकूदों के गायब होने के कारण हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अनुच्छेद के आधार पर आपकी दृष्टि में सबसे सही विकल्प कौन सा हो सकता है, क्या सही है। तो इसमें भी सी की तरफ जाएं। प्रकृति की समाप्ति यानी प्रकृति का सामीप्य न मिलने बच्चों और बड़ों का सर्वविध विकास नहीं हो पा रहा है। अनेक प्रकार की बीमारियां शरीर में घर घेर लेती है, घर करने लगती है ना, शरीर में घर करने लगती है। तो मतलब कहने की यही है कि जब किसी से कोई मिलेंगे नहीं, पार्क में कौन बैठ रहा, आज जो भी आदमी, तो घर ही में कई लोग देख लो मोबाइल पकड़े रहते हैं, रहेंगे एक रूम में बट कोई किसी बात नहीं, सब अपने अपने मोबाइल में कोई रील देख रहा, कोई कुछ कर रहा, कुछ ना कुछ कर ही रहा सब। तो एक घर में बहुत लोग रहते हैं कि पता चलता वो है भी कि नहीं है। अनुच्छेद के अनुसार आपकी दृष्टि में जीवन में बढ़ने वाले तनाव का कौन सा कारण सबसे प्रमुख है जो हमें सुख और संतुष्टि से दूर रखे हुए है। ये बात सही है। पति पत्नी की व्यस्तता और आपसी व्यवहार, जीवन में सबसे पिछड़ जाने का डर। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 92 का बी सही हो जाएगा। चलो 93 वाले पे आओ। अनुच्छेद के परिप्रेक्ष्य में आज की बदलती जीवन शैली का सबसे प्रमुख कारण आपके अनुसार कौन सा हो सकता है। संवेदनहीनता, ज्यादा से ज्यादा धनार्जन और अधिकाधिक सुख साधन करने की होड़ है। ये बात सही है। ये फिर लिखा है कि मोबाइल, कंप्यूटर और टेलीविजन में अत्यधिक व्यस्तता हमारे जीवन को किस रूप में सर्वाधिक प्रभावित करती है। लंबे समय तक टेलीविजन, कंप्यूटर, सोशल मीडिया से व्यस्त होने पर व्यक्ति वास्तविक दुनिया से दूर की दुनिया में जीने लगता है। तो स्वास्थ्य चौपट हो सकता है। बिल्कुल सही है, टेंशन में आ भी सकता है। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। अगर कुछ ऐसा लगता है कि आपका कुछ आंसर और है तो उसको भी डिस्कशन कर सकते हो कमेंट के माध्यम से। डू लेटर का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डू लेटर मतलब डेमी ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल, डीओ, डेमी ऑफिशियल लेटर। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और बचे, बस आपका फिनिश हो गया पेपर। डीओ पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या है। भवदीय, अपना, आभारी। ठीक है, डीओ पत्र में व्हाट इज द करेक्ट ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, ठीक है, वो पॉइंट लिखेंगे, फिर लिखेंगे अपना। ठीक है, ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किया जाने वाला सही अभिवादन क्या है। ऑफिस मेमोरेंडम में कोई अभिवादन का उपयोग नहीं किया जाता है। 97 में जा सकते हैं। ठीक, डी की तरफ जा सकते हैं। 98 देखिए। नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसा कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति में सरकार की निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किस प्रकार के संचार का उपयोग होना चाहिए। क्या हो सकता है। मिनट्स, प्रस्ताव। मिनट प्रस्ताव से कोई मतलब तो है नहीं, इसका मतलब इसमें किस में जाएंगे हम लोग, नोटिफिकेशन में जाएंगे ना। नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना इज द राइट आंसर। अधिसूचना इज द राइट आंसर, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, चलिए इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, बस फिनिश है। विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के निर्देश जारी करने का कौन सा सरकारी कार्यालय जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, यानी ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन 100। ठीक है, इसमें लिखा है कि ये सरकार, अच्छा इसमें विदेशी सरकारों के साथ, विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के निर्देश जारी करने, इसमें तो हमें लग रहा है कुछ कंफ्यूजन है। कार्मिक लोक शिकायत नहीं होना चाहिए, तो कुछ गलत लग रहा है। फिर भी एक बार देख लीजिए मेरे अकॉर्डिंग। इसमें ये एड काट दीजिए आप लोग, ये लिखिए फॉरेन मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय ना, विदेश मंत्रालय की तरफ जाइए, ये सही हुआ। ये समझ में नहीं आ रहा ये समय, ये तो देश के मामलों के लिए है ना, कार्मिक है, पेंशन है, लोक शिकायत है, ये तो देश के मामलों के लिए ना। ये मंत्रालय विदेश जाइए, देखिए ये आंसर की है बट है 100% सही।
फिर भी कहीं अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत हो गया या मेरे से मिस्टेक हो गई तो प्लीज कमेंट कर देना, दिल पे मत लेना, ठीक है? क्योंकि टीचर को पढ़ाता है तो अपनी कोशिश करता है, बट मेरे साथ कभी ऐसा रहता नहीं। आप कुछ दिन पढ़ेंगे समझेंगे तो ये बात को समझ में जल्दी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, CSMOP का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, CS पूर्ण रूप क्या है ये बताना है आप। तो ये CS क्या हो जाएगा? सेंट्रल मतलब सेक्रेटरिएट करो, सर्विस वाला काट दो, सेंट्रल मतलब सेक्रेटरिएट करो, सेंट्रल ये सेक्रेटरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स, ये B सही है ना। चलिए, ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए। आप लोग भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ओल्ड पेपर जरूर लगाया को, चाहे सप्लाई इंस्पेक्टर हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, चाहे वेस्ट बंगाल पीसीएस, चाहे झारखंड पीसीएस हो, पेपर ओल्ड कोई भी हो, डेफिनेट सॉल्व करो, आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा। क्योंकि पेपर करने से ही आपका थोड़ा सा मोराल, मनोबल, ऊर्जा और ज्यादा बढ़ेगी ना। कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, कितने में नहीं हम कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।